कर्नाटक का एक इलाका है पुतूर। दरअसल पुतूर की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम अनीथा अचानक से लापता हो जाती है, गायब हो जाती है। उस लड़की को उसके परिवार वाले, उसके रिश्तेदार, आसपास के सभी लोग जब तलाश करते हैं तो 24 घंटे से ज़्यादा का समय बीत जाता है, वो लड़की नहीं मिलती। परिवार वालों को ये मालूम होता है कि पास का ही एक लड़का है जो मुस्लिम है, वो लड़का भी गायब है। उस लड़के को तलाश करते हैं तो वो भी नहीं मिलता। तो घर वालों को बिल्कुल साफ अंदाज़ा हो जाता है कि अनीथा कहीं है तो वो इस मुस्लिम लड़के के साथ है। अब परिवार वाले, रिश्तेदार, आसपास के सैकड़ों की संख्या में लोग सीधा थाने पहुंच जाते हैं और थाने में जाकर पुलिस वालों को चेतावनी देते हैं कि हमारी लड़की को अगर तुमने तलाश नहीं किया तो हम इस थाने को फूंक देंगे, इसमें आग लगा देंगे। इसके ज़िम्मेदार कोई और नहीं बल्कि तुम खुद होगे। पुलिस को जब ये धमकी, चेतावनी मिलती है तो पुलिस वाले भी घबरा जाते हैं और फिर पुलिस अपनी जांच शुरू करती है। फिर पुलिस उस लड़की को तलाशने में अपनी एक टीम लगा देती है। पुलिस वाले इस परिवार से, रिश्तेदारों से और आसपास के सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि हमें सिर्फ 1 महीने का समय दे दीजिए और हम 1 महीने में ही आपकी बेटी को हर हाल में कहीं से भी तलाश करके ला देंगे। पुलिस ढूंढने चली थी अनीथा को, लेकिन अनीथा की जगह लगभग 20 और लड़कियां मिल जाती हैं जो अपने घर से, अपने परिवार से यूं ही गायब हो रही थीं। लेकिन जब पुलिस के सामने ये लगातार लड़कियों के गायब होने के मामले जब सामने आते हैं तो पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस बात की गूंज न केवल अब कर्नाटक में थी बल्कि पूरे भारत के हर एक उस हिस्से में पहुंच चुकी थी जिस हिस्से में शायद किसी ने पुतूर का या फिर बेंगलोर का या मैंगलोर का या कर्नाटक का नाम भी नहीं सुना था। आज भी ये किस्सा, ये कहानी, ये घटना सोशल मीडिया पर किसी न किसी रूप में वायरल होती रहती है। ये वाकई अपने आप में बड़ी दिलचस्प कहानी है। इसको सुनने के बाद आपको लगेगा कि दुनिया में, समाज में कैसे कैसे लोग रहते हैं, कैसी कैसी मानसिकता के लोग रहते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है कर्नाटक प्रदेश का एक इलाका है पुतूर। दरअसल पुतूर इलाके की वो लड़की जो अनीथा गायब चल रही थी, उसको पुलिस तलाश करने की कोशिश करती है, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी उस लड़की का कहीं कुछ पता नहीं चल पाता है। ठीक 1 सप्ताह के बाद हसन ज़िला है, उस ज़िले के बस स्टैंड के पास से एक महिला की लाश मिल जाती है, वो भी बाथरूम के अंदर। बाथरूम के अंदर दरअसल ये महिला की लाश मिलती है और जब पुलिस इस महिला की शनाख्त करने की कोशिश करती है, पड़ताल करने की कोशिश करती है, तो पता चलता है कि पुतूर इलाके की एक लड़की है अनीथा, जिसकी उम्र लगभग 22 साल है, वो गायब हो जाती है। अब इसको पुलिस इन दोनों कनेक्शन को आपस में जोड़ने की कोशिश करती है, जोड़ती है तो जुड़ जाते हैं, क्योंकि अनीता ही की ये लाश थी जिसको पुलिस काफ़ी समय से, मतलब 1 सप्ताह से तलाश कर रही थी। अब इसका किसने कत्ल किया है, क्यों मारा है, क्यों ये बाथरूम के अंदर थी बस स्टैंड के, ये बहुत सारे सवाल थे। बस पुलिस इनका जवाब जानना चाहती थी। पुलिस ने उस लड़के की भी तलाश करने की कोशिश की जिस मुस्लिम लड़के पर यह आरोप लगा था कि वो अनीथा को लेकर भाग गया है, उसके साथ उसने कुछ ना कुछ गलत किया है। पुलिस उस लड़के को तलाश कर लेती है। उस लड़के को तलाश करने के बाद जब पुलिस उससे जांच पड़ताल करती है तो उसे पता चलता है कि वो आसपास के लोगों की डर की वजह से, जब उसे पता चला कि उसके ऊपर ही शक आ रहा है, तो वो भाग जाता है और वो अपने भागने के, अपने गायब होने के सबूत पुलिस को दे देता है। अब पुलिस के लिए वाकई मुश्किल बढ़ जाती है कि जब ये मुस्लिम लड़का नहीं है तो आखिरकार इस अनीथा को मारने वाला कौन है। पुलिस अब इसकी मोबाइल की CDR निकलवाती है और मोबाइल की CDR निकलवाने के बाद पता चलता है कि इस महिला की एक नंबर है जिस पे बहुत ज़्यादा बातें होती थीं और वो नंबर था कावेरी का। पुलिस कावेरी के नंबर की जब पड़ताल करती है तो कावेरी का पता चलता है कि वो 2 साल से लापता है, उसका कहीं कोई पता ही नहीं है। घर वाले ढूंढ कर हार थक कर घर बैठ जाते हैं और उस कावेरी का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। फिर पुलिस उस कावेरी का जो नंबर था उसकी CDR निकलवाती है तो पता चलता है कि एक नंबर आता है पुष्पा का। और जब पुष्पा का नंबर आता है तो फिर पुष्पा के नंबर की पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि पुष्पा तो 6 साल से गायब चल रही है। अब पुलिस के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अनीथा का नंबर बात होती थी कावेरी के नंबर से, कावेरी के नंबर की बात होती थी पुष्पा के नंबर से, और पुष्पा के नंबर की बात किसी और लड़की से होती थी। इस तरह से एक एक करके CDR निकलवाई जाती हैं। लगातार पुलिस CDR निकलवाती चली जाती है और जिस नंबर पर सबसे ज़्यादा बातें होती थीं वो हर एक नंबर महिलाओं के नंबर होते थे। और अब तक पुलिस ने 1-2 नहीं, 2-4 नहीं, 10-12 नहीं, 19-20 लड़कियों के मोबाइल नंबर तलाश कर लिए थे ऐसे ही करके।
और 20 की 20 महिलाएं गायब थीं, अपने परिवार वालों से दूर थीं। परिवार वालों को उनके बारे में कुछ जानकारी नहीं थी कि हमारी बेटी आखिरकार है तो कहाँ है। फिर पुलिस को आखिर में यानी कि 21वां नंबर भी मिलता है और वो 21वां नंबर होता है एक लड़के का। वो लड़का मैंगलोर का रहने वाला, उसका नाम है हर्ष कुमार। हर्ष कुमार का जब नंबर मिलता है पुलिस को तो पुलिस उस हर्ष के नंबर की जब पड़ताल करने की कोशिश करती है, उससे हर्ष नहीं धनुष का नंबर में धनुष से का नंबर मिलता है 21वां, जो कि बहुत ज़्यादा बातें करता था आखिरी वाली लड़की से। तो धनुष के पास जाती है, धनुष को पुलिस अपनी हिरासत में लेती है और देखती तो वो 13 साल का बालक था। 13 साल के बालक का इस पूरे मामले से क्या कनेक्शन हो सकता है। बस पुलिस इसी बात की तलाश करने की कोशिश करती है। तो वो कहता है धनुष कि सर ये नंबर तो मुझे मेरे चाचा जी ने दिया है। चाचा जी कौन हैं, उनका नाम पूछा जाता है तो पता चलता है उसके चाचा मैंगलोर के एक गांव के रहने वाले हैं जिनका नाम मोहन कुमार विवेकानंद है। पुलिस इस बच्चे से उसके चाचा का नंबर लेती है और चाचा का नंबर लेने के बाद उससे बात करने की कोशिश करती है और कहती है कि आखिरकार तुम्हारे चाचा कहाँ हैं, क्या हैं, कहाँ नहीं हैं। उससे पहले कि वो भाग जाए तो पुलिस ने उसके चाचा की CDR निकलवाती है और CDR से पता चलता है कि एक नंबर है जो कि सुमित्रा का नंबर है। उसका चाचा सुमित्रा के नंबर पर घंटों घंटों बातें करता था। अब पुलिस मोहन को तो पकड़ती नहीं है बल्कि सुमित्रा से बात करने की कोशिश करती है और बातचीत करते करते कहती है कि जिससे आप बातें करती हो वो कौन व्यक्ति है, क्या उसका नाम बता सकती हो। तो वो सुमित्रा नाम की महिला कहती है कि मैं तो आनंद से बात करती हूँ, ये तो आनंद का नंबर है। तो कहता है, पुलिस कहती है कि आप आनंद से हमारी मुलाकात करा सकती हैं। पूरी कहानी जो पीछे अभी तक हो चुकी है, चाहे वो कावेरी की हो, चाहे वो अनीता की हो, चाहे वो पुष्पा की हो, इन महिलाओं के जो अलग अलग नंबर निकल के आए थे उन सब की जब बारे में पता चलता है, सबके बारे में बताया जाता है सुमित्रा को। सुमित्रा से कहा जाता है कि बस मोहन को एक बार, सिर्फ एक बार सामने ले आइए और किसी तरकीब से भी, तो हम आपके एहसानमंद रहेंगे। पुलिस वाले सादा वर्दी में लग जाते हैं। सुमित्रा फ़ोन करती है। आखिरकार वो व्यक्ति जिसका नाम है मोहन कुमार विवेकानंद, वो सामने आ जाता है। अब वो सामने आता है तो पुलिस उसको अपनी गिरफ्त में लेती है, पकड़ लेती है और पकड़ने के बाद उससे बातचीत करने की कोशिश करती है। उससे पूछती है कि इतनी सारी महिलाओं के, यानी कि 20 महिलाओं के जो हमें अभी तक नंबर मिले हैं, इन 20 महिलाओं के बारे में तुम क्या जानते हो। बारी बारी से हमें एक एक बात सही सही बता दो, नहीं तो फिर पुलिस अपने तरीके से ये पूछना जानती है कि तुमसे कैसे बात करनी है। शुरुआत में उसने पुलिस को घुमाने की काफ़ी कोशिश की। जब पुलिस ने उससे सख्ती से पेश आती है, सख्ती से पेश आने के बाद जब उसको काफ़ी टाइट लिया जाता है, तब वो अपनी कहानी बताना शुरू करता है। वो कहता है कि साहब मेरा नाम है प्रोफेसर मोहन कुमार विवेकानंद। प्रोफेसर क्यों है इसी के बारे में और आगे जब बातचीत करनी शुरू करते हैं तो वो बताता है कि वो मैंगलोर के एक सरकारी विद्यालय में प्रोफेसर था। सरकारी विद्यालय में प्रोफेसर नहीं होते, प्राइमरी में शिक्षक होते हैं, जूनियर में शिक्षक होते हैं, लेकिन वो अपने आप को प्रोफेसर इसलिए मानता था क्योंकि मैथ, फिजिकल और साइंस, अंग्रेजी का बहुत अच्छा जानकार था। उसको बहुत अच्छे से नॉलेज थी और वो क्लास के मतलब प्राइमरी के बच्चों को वो सभी सब्जेक्ट पढ़ाया करता था अकेला। आज भी यहाँ उत्तर प्रदेश के हर प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों की कमी के चलते एक ही शिक्षक पर कई क्लासों की जिम्मेदारी होती है, कई सब्जेक्ट की जिम्मेदारी होती है। ठीक वैसे ही मोहन कुमार विवेकानंद पर भी अपने विद्यालय की जिम्मेदारी थी। वो बताता है कि बात है सन 2002 की। सन 2002 में उसको एक महिला बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है। वो उसे अपने प्यार का इजहार कर बैठता है। हालांकि वो शादीशुदा था। शादीशुदा होने के बाद भी उस महिला से प्यार का इजहार करता है, लेकिन महिला उस बात का विरोध कर देती है और वो कहती है कि यदि तुमने मेरा पीछा किया तो पुलिस से शिकायत करूंगी और तुम्हारी कंप्लेंट करने के बाद तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। दोबारा उसके पीछे जाता है, तीसरी बार उसके पीछे जाता है, लेकिन वो अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा था। महिला अपने जो एक ज़िद पकड़ी हुई थी वो ज़िद से पीछे नहीं हट रही थी और एक दिन उसको मौका मिलता है। वो ऐसे ही जैसे नहर मेरे पीछे आपको दिखाई दे रही है, ऐसे ही नहर के किनारे वो महिला चल रही थी। आसपास दूर दूर तक कोई था नहीं और मौका मिलते ही उसने उस महिला को नहर में धक्का दे दिया। पानी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ था, इसलिए महिला उसमें बह जाती है और यहाँ अब मोहन कुमार पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है कि वो मर चुकी होगी, लेकिन वो महिला मरी नहीं थी। कहते हैं कि जागो राखे साइयाँ मार सके ना कोई। वो ज़िंदा थी और ज़िंदा जब बाहर निकल के आती है तो वो सीधा जाती है पुलिस स्टेशन और पुलिस स्टेशन में जाने के बाद मोहन कुमार के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराती है। कहती है कि ये मेरा पीछा करता है, मुझसे बदतमीजी करता है, आज इसने मुझे जान से मारने की कोशिश की, मुझे नहर में फेंक दिया था।
पुलिस मुकदमा दर्ज कर लेती है। मुकदमा दर्ज करने के बाद मामला कोर्ट में जाता है और कोर्ट में जाने के बाद महिला या पुलिस पर्याप्त सबूत इकट्ठा नहीं कर पाते, दे नहीं पाते, इसलिए कोर्ट उसको बाइज्जत बरी कर देता है। लेकिन इस काम को होने में 2 साल से ज़्यादा का समय लग जाता है, यानी कि 1 साल से ज़्यादा का समय लग जाता है, 2 साल नहीं। तो जब 1 साल से ज़्यादा का समय लग जाता है और वो बाइज्जत बरी हो जाता है, लेकिन उसके स्कूल से खबर मिलती है कि तुम्हें टर्मिनेट कर दिया गया है, बर्खास्त कर दिया गया है, अब तुम इस सरकारी नौकरी पर नहीं रह सकते जिस सरकारी नौकरी पर वो रह रहा था। अब वो क्या करे, उसकी नौकरी थी अच्छी खासी, नौकरी चली जाती है, बेरोज़गार हो जाता है, वो परेशान रहने लगता है। उसकी बीवी थी, बीवी को उसने तलाक दिया, फिर एक नई शादी करता है। नई शादी करने के बाद फिर उससे एक और शादी कर लेता है, यानी कि अब उसने 3 शादी कर ली हैं अब तक। पहली बीवी को तलाक दे चुका है, 2 शादी कर रखी हैं, दोनों बीवियों को मालूम नहीं था। लेकिन अब वो अपने एक दोस्त के पास जाता है जिसे थोड़ा बहुत जानता था। वो दोस्त है सलीम। सलीम करता था सुनार की दुकान पर काम। वो बताता था कि जो जेवरात होते हैं, सोना चांदी, इसमें कौन कौन से केमिकल लगते हैं, उन केमिकल से कैसे वो जेवरात को चमकाया करता है। तभी उसको सलीम के माध्यम से पता चलता है कि एक साइनाइड नाम का एक ऐसा पदार्थ होता है, ऐसा केमिकल होता है जिसको आज तक शायद कोई उसका स्वाद ही नहीं बता पाया कि उसका स्वाद होता कैसा है। उसको खाते ही आदमी मर जाता है। अब इसके दिमाग में यहाँ से एक प्लानिंग चलती है, उस साइनाइड को इकट्ठा कैसे किया जाता है। यही बात सलीम भी बताता है। सलीम बताता है कि ये जितने भी सुनार होते हैं, सुनारों को ही यही केमिकल बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है। और कहाँ से मिलता है, ये जब बात उसको पता चलती तो सीधा उसी दुकान पर जाता है। जाकर जिस दुकान पर सलीम रहता था उसका नाम लेकर वो उस दुकान से साइनाइड इकट्ठा कर लेता है। इकट्ठा करने के बाद अब वो अपने एक मिशन में लग जाता है। और उसका मिशन था कि किसी भी बस स्टैंड के पास खड़ा होता था, अच्छे कपड़े पहन के, अच्छा पहना हुआ, उसकी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी, मैथ का, साइंस का बहुत अच्छा जानकार होता था। और वो बस स्टैंड पे खड़ी हुई ऐसी ही महिलाओं को निशाना बनाता था जिनके आसपास कोई होता नहीं था, जो अकेली होती थी। उन महिलाओं से वो दोस्ती करता था और कहता था कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जो महिलाएं उसकी झांसे में आ जाती थीं तो पहले उनसे बातचीत करता था, जो नहीं आती थीं वो उन्हें छोड़ दिया करता था। इस हिसाब से उसने शुरुआत की और शुरुआत करने के साथ ही उसने महिलाओं को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया और शादी का सिलसिला उसका शुरू हो जाता है। पहली शादी करता है। शादी की एक बहुत शानदार तरकीब थी उसके पास। पहली तरकीब ये कि जिस जाति की महिला होती थी वो अपनी वही जाति बताया करता था, वही धर्म बताया करता था। साथ ही नाम हर बार अपना बदल दिया करता था, लेकिन पता जो था उसका, मैंगलोर का जो गांव था, पता हमेशा एक ही रखता था। और घर वालों से ये कहता था कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन दहेज बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जब किसी माँ बाप को ये बात पता चले कि उसकी बेटी से शादी तो करना चाहता है लेकिन दहेज नहीं चाहता, तो यार ये तो बहुत अच्छा आदमी है, इसके साथ शादी के लिए वो तैयार भी हो जाते थे वो लड़की को लेकर। लेकिन कोई भी माँ बाप अपनी बेटी की अगर शादी करेगा तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो देगा ही, खासकर ज्वेलरी तो वो ज़रूर देगा, चाहे वो थोड़ी हो या ज़्यादा हो, 1 चीज़ हो या 2 चीज़ हो या 3 चीज़ हो, लेकिन ज्वेलरी हमेशा लड़की को उनके माँ बाप ज़रूर चढ़ाते हैं, ज़रूर इंतज़ाम करके रखते हैं। तो बस इसी का फ़ायदा उठाता था। इसके लिए वो 6 उसके ज़िले थे, 6 ज़िलों के 5 शहरों को उसने चुन रखा था और उन 5 शहरों में सन 2003 से अपनी शुरुआत करता है। लड़की से शादी करता है, उसे एक लॉज में लेके जाता है और लॉज में ले जाने के बाद उससे कहता है कि सुबह चलो टहलने चलते हैं। अभी उसके हाथों में मेहंदी लगी हुई है, मंदिर में शादी करता है, उसका रंग रूप बिल्कुल वैसे ही है। अब उसको वो लेके जाता है सीधा क्या नाम है बस स्टैंड पर। वो बस स्टैंड पर ले जाने के बाद वो कहता है कि देखो अभी हमारी नई नई शादी हुई है, मेरे पास कोई रोज़गार भी नहीं है, मैं चाहता हूँ कि तुम अभी बच्चा मतलब पैदा ना करो, तो इसके लिए मैं तुम्हारे लिए एक दवा लेके आया हूँ, इस दवा को खा लेना। लेकिन जब तुम इस दवा को खाओगी तो इस दवा को खाने के बाद हो सकता है कि आपको चक्कर आए, हो सकता है आपको बहुत तेज़ी से बाथरूम आए, इसलिए ये दवा जब भी खानी है आपको बाथरूम के अंदर बैठ के तसल्ली से खाना, ताकि जो भी गंदगी तुम्हारे शरीर की है इस गोली के खाते ही निकल जाए। वो महिला यानी कि दुल्हन सीधा चटक नहीं लगाई, बाथरूम में अपने आप को बंद किया और वो गोली खाई। उस गोली के अंदर साइनाइड था। साइनाइड खाते ही कहते हैं कि उसका कोई स्वाद ही नहीं बता सकता। और पहली बार जब 2003 का मसला था तो पहली बार वो बाहर खड़ा हो जाता है, छुप जाता है कि आखिरकार उसकी पत्नी अंदर जो जा चुकी है। काफ़ी देर के बाद जब दरवाज़ा नहीं खुलता है, कोई और महिला उस टॉयलेट में जाने की कोशिश करती है, पता चलता है कि दरवाज़ा तोड़ा जाता है तो महिला की डेड बॉडी वहाँ मिलती है। ये सिलसिला शुरू हो जाता है 2003 में। 2004 आता है, 5 आता है, 6 आता है, 7 आता है, 8 आता है। इसी तरह से शादी करता है, निशाना बनाता है और बारी बारी से अलग अलग शहरों में, अलग अलग बस स्टैंड पर, अलग अलग बाथरूम के अंदर ऐसे ही महिलाओं की मौत होती चली जाती है। लेकिन पुलिस बेफिक्र थी, पुलिस को लग रहा था ये महिलाएं सुसाइड कर रही हैं,
पुलिस ने किसी भी कहानी को, किसी भी केस को आपस में जोड़ने की कोशिश नहीं की और यही कारण था कि 6 साल में अब तक 20 महिलाओं की हत्या कर दी गई थी। इसी तरह से वो शादी करता था, उन्हें फंसाता था, उनके जेवरात लूटता था और जेवरात लूटने के बाद कहीं जमा करता था और जमा करने के बाद उससे लोन लेता था और अपना खर्च चलाया करता था। एक महिला ने उसको प्यार में धोखा क्या दिया, उसने फिर 20 महिलाओं को इसी तरह से निशाना बनाया और हत्या कर दी। लेकिन क्राइम को कितने भी शातिर तरीके से क्यों ना किया जाए, क्राइम कभी छिपता नहीं है और अनीता की वजह से ये क्राइम खुलकर सामने आ जाता है। वो स्वीकार करता है कि उसने अब तक 32 महिलाओं को इसी तरह से मारा है। 32 महिलाओं के साथ उसने ऐसे ही शादियां की हैं। जब पुलिस इन महिलाओं के बारे में जांच पड़ताल करने की कोशिश करती है तो पुलिस को महज 20 महिलाओं का ही रिकॉर्ड मिलता है, इसलिए 20 महिलाओं के मामले में ही केस चलता है। बाकी जो 12 महिला बस्ती हैं उनका कोई रिकॉर्ड सामने नहीं आता। तो इसलिए पुलिस मान बैठती है कि सिर्फ 20 महिलाओं से शादी करता है जिनकी उम्र 20 से 30 साल के बीच होती थी और इनसे शादी करने के बाद उनकी वो हत्या करता था, उनके जेवरात लूटता था। ऐसे ही अब पुलिस में ये मामला कोर्ट में पहुंचता है। कोर्ट में पहुंचने के बाद जब इसको कहा जाता है कि तुम अपना वकील कर लो, तो वकील करने की भारत सरकार अनुमति देती है, संविधान अनुमति देता है, कानून अनुमति देता है। लेकिन ये व्यक्ति जिसका नाम मोहन कुमार है वो बहुत ही शातिर किस्म का इंसान, ये व्यक्ति कहता है कि मुझे वकील नहीं चाहिए बल्कि मैं अपना केस खुद लड़ूंगा। जैसे कि आपने फिल्म देखी होगी ओ माई गॉड, OMG फिल्म देखी होगी, उसमें परेश रावल अपना केस खुद लड़ता है, वैसे ही ये केस अपना खुद लड़ता है। और केस लड़ता है तो दिलचस्प चीज़ें होती हैं, दिलचस्प बातें ये होती हैं कि 20 मामले जो सामने आए थे, पुलिस ने सिर्फ 2 मामलों में साइनाइड के मरने से पुष्टि की थी, बाकी किसी का बिसरा रिपोर्ट भेजा ही नहीं था जिससे कि ये पता चल सके कि बाकी महिलाओं की जो मौत हुई है या उनकी हत्या हुई है वो साइनाइड के खाने से हुई है। इसलिए जब ये, हालांकि कोर्ट ने इस बात को नहीं माना और कोर्ट ने माना कि ये रेयर ऑफ द रेयर केस है, इसलिए उसको 5 मामलों में फांसी की सज़ा सुना दी जाती है, बाकी मामलों में उसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। लेकिन वो खुद अपना केस लड़ रहा था। पुलिस की लापरवाही लगातार सामने उजागर हो रही थी। पुलिस कोई पर्याप्त पुख्ता सबूत इकट्ठे नहीं कर पाती है क्योंकि वो कोर्ट में जाकर मुकर जाता है। उसने ये सब किया ही नहीं है। अब कोर्ट क्या करे, वकील क्या करे, कानून क्या करे? जब कानून को चाहिए सबूत चाहिए, कोर्ट को चाहिए सबूत। क्यों कहते हैं कि कोर्ट कभी दलीलों पर नहीं चलती बल्कि सबूतों के आधार पर चलती है। सबूत मिलता तो है लेकिन एक सबूत मिलता है, वो सबूत होता है बंतवाल इलाके में एक दुर्गा मंदिर है, वहाँ के एक पंडित जी हैं जिनका नाम है ईश्वर भट्ट पंडित। ईश्वर भट्ट पंडित के पास जब ये एक महिला की हत्या कर देता है, पहली वाली की, तभी उनके पास जाता है, जाकर कहता है कि पंडित जी महाराज, अगर कोई व्यक्ति किसी का कत्ल कर दे, किसी को मार दे, तो क्या इसकी बख्शिश हो सकती है? क्या इसकी माफ़ी हो सकती है? क्या कोई ऐसी पूजा हो सकती है कि जिससे माफ़ी मिल सके? तो वो कहते हैं कि हाँ, कुमकुम अर्चना पूजा होती है, उस पूजा इसकी अगर हम पूजा करते हैं तो हो सकता है कि पुराने तुम्हारे कर्म हैं, जो गंदे कर्म हैं, वो माफ़ हो जाएं। तो इसलिए पंडित जी इसकी पूजा करते हैं और पूजा करने के बाद यही पंडित जी जाके फिर कोर्ट में गवाही देते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा पुख्ता सबूत, पुख्ता गवाही जो बनती है वो ईश्वर भट्ट पंडित जी की बनती है और पंडित जी की गवाही बड़ी काम आती है। इस व्यक्ति को फांसी की सज़ा तो सुना दी जाती है, लेकिन आपको पता ही है कि हमारे देश का कानून कितना लेट लतीफ़ी से चलता है। सन 2009 का मामला था, अब 2022 चल रहा है। आज तक भी ये व्यक्ति सलाखों के पीछे है, मैंगलोर की जेल के अंदर है, लेकिन इस व्यक्ति को फांसी नहीं दी गई है। जबकि 20 मामले में ये बिल्कुल खुद अपने आप को स्वीकार कर चुका है, ये बता चुका है एक एक महिला का नाम, क्योंकि वो महिलाओं के नाम जब अनीता का कॉल डिटेल निकाला जाता है, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, इस तरह से 18, 19, 20 तक कॉल डिटेल में ये लड़की महिलाओं के नाम निकल के सामने आ जाते हैं। और वो व्यक्ति आज भी सलाखों के पीछे है, लेकिन ऐसे रह रहा है जैसे कि उसने कुछ किया ही नहीं है। काश के पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया होता। हर केस में पुलिस ने अगर ईमानदारी से जांच पड़ताल की होती तो बहुत पहले ये पकड़ा जाता और बाकी महिलाओं की ज़िंदगी भी खतरे में नहीं पड़ती, जिसमें 32 महिलाओं के नाम इसने खुद लिए हैं, लेकिन वो बाकी बारे के सबूत नहीं मिल पाते हैं। कानून अपना तेज़ी से काम करता तो इसको बहुत पहले फांसी की सज़ा हो गई होती, फांसी हो गई होती, इसलिए आज भी ये फ्री घूम रहा है। दोस्तों, इस कहानी को, इस किस्से को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप किसी भी लालच में ना आएँ, और आपके साथ कभी ऐसी घटना होती भी है तो आप सतर्क रहें, क्योंकि कोई भी बाहर का व्यक्ति कम आपको लालच देकर आपको अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करेगा, जैसे ये मास्टर जी कर रहे थे। मास्टर जी ने तो कांड कर दिया। बाद में इन मास्टर जी को साइनाइड कुमार के नाम से पहचान मिली। अगर आप गूगल पे साइनाइड कुमार के नाम से सर्च करेंगे तो इनके बारे में बहुत सारी आपको जानकारियाँ
मिल जाएंगे। इसलिए ऐसे लोगों से सतर्क रहें, सावधान रहें और अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का, अपने परिवार का, हर महिला का, सबका ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।